शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। 4 केंद्र शासित 17 राज्यों में ये वोटिंग जारी है। 102 सीटों के लिए चुनाव मैदान में 1625 प्रत्याशी हैं। कई केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला होगा। तो पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पहले चरण में तमिलनाडु समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के एक सीट पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 102 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान चल रहा है। तो पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई वीआईपी सीट हैं पहले चरण में। तो पहले चरण की वोटिंग में 8 केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, जैसे कि नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन। 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और नबाम तुकी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन की सीटें पहले चरण में ही आती हैं। आपको बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पहले चरण में कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है। दिग्गजों की अगर हम बात करें तो नागपुर सीट से नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है और यहां पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। तो चुनावी मैदान में जो दिग्गज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश किरेन रिजिजू पश्चिम सीट से प्रत्याशी हैं और आज पहले चरण में ये सीट है जिसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो असम डिब्रूगढ़ सीट से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा संजीव बालियान भी हैं, जितेंद्र सिंह जो कि उधमपुर सीट से प्रत्याशी हैं। चुनावी मैदान में जो दिग्गज है जो पहले चरण में जिनके लिए वोट डाले जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान अलवर सीट से भूपेंद्र यादव प्रत्याशी हैं। तो पहले चरण की वोटिंग में 8 केंद्रीय मंत्री हैं और उनके नाम हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए जो दिग्गज आप कह सकते हैं। बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल प्रत्याशी हैं। इसके अलावा एल मुरुगन और 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी सत्ता दाव पर है और आज वोट डाले जा रहे हैं। नबाम तुकी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं और तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन की सीटें भी दाव पर हैं। तो पहले चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। किस तरह से ये तमाम प्रक्रिया चल रही है और दिग्गजों को लेकर क्या कुछ राय है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आज पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है, यानी कि चुनावी माहौल जो है वो पहले शुरू हो गया था लेकिन चुनाव का आगाज आज से हो गया है। पहले चरण का ये मतदान, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को लेकर? देखिए राजश्री, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 21 कुल राज्य और उनकी 102 सीटों पर यह मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और लगातार जिस प्रकार से प्रचार का जो शोर चला, प्रचार के लिए रैलियां की गई, वोटरों को लुभाने के लिए कोशिश की गई, उस कोशिश, क्या वो कोशिश कामयाब होगी, वो वोटर उससे प्रभावित हुआ, तो वो आज जो है उसका पता चलेगा। वोटर अपना मतदान कर रहा है और मतदान की प्रक्रिया सभी इलाकों में शुरू हो गई है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 102 सर्वाधिक जो पहले चरण में ही सीटें आती हैं। 2019 की अगर बात करें राजश्री, तो 40 सीटें इस फेज में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, यानी कि 40 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग जो एमपी हैं। और अगर बात करें दूसरे की, तो जो डीएमके है वो तमिलनाडु की 29 सीटों पर उसका कब्जा था। तो इस तरह से कांग्रेस भी 15 और कुछ अन्य की सीटें थी। इस बार जो है वो चुनौतियां अलग तरह की है, मुद्दे अलग तरह के हैं। क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं।
भारतीय जनता पार्टी देखिए तमिलनाडु की 39 सीटें जो है इस प्रथम चरण में ही आते हैं जिसमें चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस बार दक्षिण को साधा जाए, वहां से भी कमल खिलाया जाए। पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई की जो सीट है कोयंबटूर से वे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब की बार जो है वो लग रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। लेकिन जो अभी तक के जो रुझान आए हैं, जो लग रहा है कि मजबूती जो वहां से जानकारियां मिल रही हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दक्षिण को साधना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां काफी कुछ जो इस प्रकार का माहौल है जिसमें 1-2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। बाकी जगह आईएनडीए गठबंधन जो है वो मजबूती अपना बनाए हुए है। और दूसरी सीटों की बात करें, राजस्थान की 12 सीटें हैं, देखिए उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी, अगर मौजूदा बात करें 2019 की, उस समय यह 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। लेकिन यहां अभी भी कुछ इस बार जो है चुनाव की तस्वीर कुछ अलग है। यहां भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पर जो है मुकाबला जो है कांग्रेस से हो रहा है, और साथ साथ एक सीट नागौर की भी है जहां हनुमान बेनीवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वे मजबूती से टक्कर दिए हुए हैं। तो अब की बार कुछ नजारा अलग तरह का, और जैसे आपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी दर्शकों को बताया राजश्री, और किस प्रकार से देखिए दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी आज मतदाताओं ने लिखना है। उनमें 8 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व राज्यपाल भी है, और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनमें अगर राजस्थान की ही सीटों की बात करें तो अलवर क्षेत्र की बात करें, वहां भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री, जिनकी चर्चा भी रही हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ से, या कभी उनका नाम किसी और सीट से चलता था, लेकिन वे अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार उनकी किस्मत का फैसला भी जो है वहां के मतदाताओं ने लिखना है। और दूसरी जो है अर्जुन राम मेघवाल, देखिए केंद्रीय कानून मंत्री है, बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो यहां भी दिलचस्पी भरा मुकाबला है यहाँ की, लेकिन रुझान जो आ रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि मजबूती के मामले में जो दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां मजबूती से अपनी लग रहा है कि मतदाताओं पर उसकी पकड़ दिख रही है। और अगर दूसरी सीटों की बात करें, झुंझुनू में जो राजस्थान की झुंझुनू सीट है वहां पर भी, और चूरू सीट है जहां से जो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कसवा का टिकट काट दिया था, वे कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और जो पैरा ओलंपियन जो झांझड़िया थे वे चुनाव मैदान में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हुए हैं। तो देखने वाली बात है इन तमाम 12 सीटों में इस बार भाजपा की रणनीति कितना काम करती है। हालांकि देखिए प्रचार युद्ध के हिसाब से किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से चुनाव मैदान में पूरी दमखम दिखाने की कोशिश की है, भाजपा ने अपना दमखम दिखाया है। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उत्तर पूर्व की कई महत्वपूर्ण सीटों का चुनाव जो आज होना है, वहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। सर्वदानंद सोनोवाल की आपने बात की, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। त्रिपुरा जो सीट है, एक त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, एक के लिए चुनाव जो दूसरे चरण में होना है, पहले चरण में होना है विप्लव कुमार देव। देखिए उन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं, और हरियाणा की दृष्टि से अगर बात करें तो हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी का दायित्व संभाल रहे हैं। तो इसलिए हरियाणा वालों की खास नजर भी विप्लव देव कुमार के वहां त्रिपुरा के प्रदर्शन पर भी रहेगी। तो देखिए उस तरफ के मुद्दे जो हैं वो सारे लोग हमेशा देखते आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे किस प्रकार के रहे। हालांकि देखिए सिक्किम और अरुणाचल की विधानसभा सीटों के भी जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और नागालैंड की एक सीट का चुनाव होना है। और वहां के मुद्दे अलग हैं, सीलिंग का मुद्दा है, कई और जो फेसिंग का मुद्दा है, उस तरफ से जो रास्ता पहले 16 किलोमीटर तक अंदर जाने की परमिशन थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, वहां से वो कुछ परमिशन के लिए उन्होंने अपने अलग कानून, अब नए कानून बनाए। तो उसके वो भी एक मुद्दा कांग्रेस बनाने की वहां कोशिश कर रही है। और देखिए दूसरी तमाम सीटों की बात करें तो असम में इस बार का जो लागू किया गया उसको लेकर भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल की भी कुछ सीटें हैं, वहां भी यह फैक्टर चल रहा है। और अगर इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की भी 8
के करीब जो सीटें हैं वो 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यह वह खास तौर पर राष्ट्रीय वो सीटें हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी उनको जीतने की रणनीति बनाए हुए थी, लेकिन इंडिया ब्लॉक के साथ उनकी जबरदस्त टक्कर यहां इन सीटों पर देखने को मिल रही है। और खुद केंद्रीय मंत्री संजीव जो बलियान है वे भी चुनाव मैदान में उतरे हैं और वे तीसरी अपनी मुजफ्फरनगर से जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी वे कितना कामयाब होंगे। और एक और जो खास बात है कि यहां से पहले से ही 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद बने हुए हैं। 4 सीटों पर की स्थिति अलग रही है। भाजपा अब की बार 8 की 8 सीटें जीतने की रणनीति बनाए हुए है। वहां प्रधानमंत्री ने मेरठ क्षेत्र से ही शुरू की थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभाव वाला इलाका है, उसमें कैराना, मुजफ्फरनगर और ये इस तरह की तमाम सीटें जो है वहां पर आती है। गन्ना उत्पादकों का क्षेत्र है, तो वहां कई तरह के इस किसानी से जुड़े हुए मुद्दे भी हावी रहे हैं। जी, आपने और बिहार की भी कुछ सीटें हैं। हाँ बिल्कुल, यूपी का ही आप जिक्र कर रहे हैं अमित जी, उसमें पीलीभीत भी है, वरुण गांधी का टिकट कटा और उसकी जगह पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय आपका सवाल जायज है, क्योंकि पीलीभीत सीट से देखिए जो गांधी का टिकट कटा उसको लेकर भी, वरुण गांधी के टिकट कटने को लेकर भी कुछ नाराजगियां सामने आई थी, लेकिन वहां से जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक चुनावी मुकाबला यहां भी दिलचस्पी भरा देखने को मिल रहा है। वहां निश्चित रूप से टक्कर मजबूत है और देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। और सपा की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? राम मंदिर जैसे ऐसे मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से कोशिश की और खासतौर पर INDIA गठबंधन के साथ मिलकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, तो वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार का परिणाम था वैसा ना रहे। काफी सीटों पर उन्होंने चुनौती देने की कोशिश की है। यही पीलीभीत सीट भी है, यहाँ भी इस तरह की माहौल है। वहां जो चंद्रशेखर भी एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी जो मुकाबला दिलचस्पी भरा नगीना सीट है वहां पर बनाए हुआ है। तो इस तरह से कई सीटें हैं जो चुनावी मुकाबले में फंसी हुई है। वहां भारतीय जनता पार्टी या कोई और दल, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो क्लीन स्वीप कर जाएगा ऐसी किसी की उम्मीद नहीं है। मुकाबला सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी राष्ट्रीय और सबसे एक महत्वपूर्ण जो नितिन गडकरी की सीट, केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री है, पूरे देश में देखिए चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है कि किस प्रकार से हाईवे का विकास हुआ। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, वो लगातार अपने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखने के लिए उन्हें जाना जाता है और मजबूती से वे दशमलव तक के आंकड़े, लाखों करोड़ रुपए जो राजमार्गों पर खर्च हुए हैं देश में, उनका आंकड़ा वे लगातार रखने की क्षमता अगर किसी में है तो वो नितिन गडकरी है। लेकिन देखिए 1952 से लेकर अब तक की अगर बात करें नागपुर सीट से, तो किसी ने भी 3 बार वहां से चुनाव नहीं जीता है। तो इस बार हैट्रिक लगाने की चुनौती जो है नितिन गडकरी की है। हालांकि वे लगातार कह रहे हैं कि उनकी जीत जो है 101% होगी, वो इस बात को का ऐलान अपनी हर सभा में करते हैं। तो देखने वाली बात है कि वो हैट्रिक लगा पाएंगे। और एक जो पुराना जो चली आ रही परिपाटी की तीसरी बार किसी को नहीं उन्होंने जितवाया है नागपुर के लोगों ने, मतदाताओं ने, तो इस बार क्या वे इस परिपाटी को तोड़ते हैं, अपनी जो रिवायत को बदलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। नितिन गडकरी यहां से हैट्रिक लगाते हैं कि जीत की। और अगर आप दूसरी अगर बिहार की बात करें तो वहां देखिए कश्मकश कई सीटों पर चल ही रही है, वो लगातार देखने में आ रहा है। और देखने वाली बात है कि इन सीटों पर किस प्रकार से 102 सीटों पर भाजपा अपना जादू चला पाती है। लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि जो दक्षिण को साधने की जो रणनीति भाजपा ने बनाई थी, देखिए रैलियों का दौर भी चला, राजनाथ सिंह भी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए सभाएं करने के लिए। कुछ सीटें ऐसी है जहां जो भाजपा इस बार जो है वो करिश्मा करना चाहती है। अब देखने वाली की बात है कि वहां के मतदाता कितने प्रभावित उन तमाम बातों से हुए। यह आज के जो चुनाव देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव आयोग की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। तो देखने वाली बात होगी। और उधमपुर सीट जो है केंद्रीय
मंत्री जितेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार भी वहां मुद्दा देखिए, अनुच्छेद 370 हटाने की बात हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा और इस बार हटाया गया है। 2019 के बाद से लेकर अब तक बात करें तो इस बार भाजपा ने खासतौर पर एक बात के लिए वोट की अपील मतदाताओं से की है कि अनुच्छेद 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर से। तो इस बार भाजपा के खाते में 370 सीटें तो आनी ही चाहिए, एनडीए 400 पार होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की जिस जगह से 370 हटाया गया है, क्या वहां के मतदाता उस मुद्दे से प्रभावित हुए हैं? जी, यह जो है वो मतदाता वहां के आज डिसाइड करने का उन्हें मौका मिल गया है। वो अपने मताधिकार के इस्तेमाल से बताएंगे कि भाजपा के अनुच्छेद 370 हटाने के वे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। तो ऐसे में जितेंद्र सिंह के भविष्य का भी फैसला जो है आज मतदाताओं ने करना है। तो केंद्रीय जो 8 आपने जैसे जिक्र किया 8 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में है, तो निश्चित रूप से देखिए 8 दिग्गजों के जो फैसले हैं वो मतदाताओं ने उनकी किस्मत आज लिखनी है ईवीएम का बटन दबाकर। जी चलिए, अब अगर हम देखें अमित जी, इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं तो भले इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट होने की बात कर रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है, रूरल पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे हैं। जैसे कि हम अगर पश्चिम बंगाल देख लें, ममता बनर्जी वहां पर कुछ सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं। ऐसे पूर्वोत्तर के राज्यों में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के केस में भी यही चीजें। खैर हरियाणा में तो बाद में वोटिंग होगी, लेकिन यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में स्थिति अलग होगी। तो ये कैसे मैनेज इन्होंने किया है और इसका कितना प्रभाव आप देख पाएंगे? देखिए सही बात है राष्ट्रीय की इस बार जो है आईएनडीए गठबंधन बनाया तो गया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी सीट शेयरिंग के फार्मूले पर काम करने में उन्हें काफी वक्त लगा। एक राय नहीं बन पाई, इस वजह से काफी देरी हुई। ऐसे भी आए, बिहार में भी कुछ सीटें आई, पूर्णिया सीट आई, जैसे उसको लेकर भी काफी जो है वो दखल रहा। कभी कांग्रेस कहती हमारे उम्मीदवार उतरेंगे, कभी आरजेडी कहती हमारे उम्मीदवार उतरेंगे, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के साथ भी जो कांग्रेस को गठबंधन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस बार यह नहीं है कि जो सीधा मुकाबला कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। जो आईएनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वे काफी जगह प्रभाव जमाए हुए। जैसे मैंने पहले कहा कि 102 सीटें हैं, उनमें 2019 की बात करें तो कांग्रेस के पास केवल 15 सीटें हैं। क्या वे इस बार उन 15 सीटों को बचा पा रहे हैं या उससे बढ़ोतरी कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने देखिए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसके बाद उन्होंने न्याय यात्रा भी चलाई, और वो नॉर्थ ईस्ट से ही मणिपुर से शुरू की। मणिपुर में हालांकि हिंसा का बड़ा मुद्दा था, वहां से उन्होंने अपनी नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू की और मुंबई में आकर खत्म की उस यात्रा को। तो क्या उसका प्रभाव पड़ा? और क्षेत्रीय दलों की आपने बात की, तो नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका है। वहां राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एक बात प्रधानमंत्री ने बार बार कही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लगातार कहा है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री जितनी बार नॉर्थ ईस्ट में गया है तो उनका नंबर उसमें सबसे पहला है, यानी कि वे सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मणिपुर का मसला जो अलग तरह का मसला है, उसका मुद्दा विपक्ष ने बनाने की कोशिश लगातार की और सवाल जवाब भी जो संसद में करने की कोशिश की, और वहां उन्हें बहिष्कार का भी जो उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ा, इस तरह के भी आए और हंगामा कई दिन रहा मणिपुर के मसले पर भी। तो ऐसे में देखिए क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण है। चाहे तमिलनाडु के इलाके की बात करें, वहां से 39 सीटों पर इस बार जो पहले चरण में ही चुनाव हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एक साथ ही पहले चरण में ही दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां पहले चरण में ही सभी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो उत्तराखंड की अगर यहां भी आ जाए तो वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ 3 सीटें ऐसी है जहां भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है, 2 सीटें हरिद्वार की अगर बात करें और एक और सीट है तो वहां कांग्रेस उन्हें टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए राष्ट्रीय चुनाव मैदान में जो उतरता है अपनी जीत का दावा करता है। हाँ, बिल्कुल, माफ कीजिएगा।
और एक तरह से जी, अमित जी, अब बिहार की भी अगर हम बात कर लें, अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात कर लें, तो आपने भी देखा है कि बिहार में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। चिराग पासवान काफी हाईलाइट हुए थे जमुई को लेकर, मोदी के साथ वो बार बार नजर आ रहे थे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक हमेशा देखने को मिलती है। आपने भी देखा कोरोना के वक्त कैसे सरकार गिरी, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, अभी फिर से बीजेपी इस बार सत्ता में है, नई नई सरकार बनी है अभी। तो ये सारे जो प्रभाव हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इस लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में ये आपस में कनेक्ट ही हैं। तो पिछली सरकार और अब की सरकार कितना काम कर रही है उस हिसाब से होगा। मध्य प्रदेश और बिहार पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अमित जी। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की ही बात करें तो एक सबसे पहले छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है लोकसभा का, वो बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां से कमलनाथ केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस में इंदिरा गांधी का उन्हें तीसरा बेटा कहा जाता था। लेकिन यह अलग बात है कि कमलनाथ को लेकर जो है वो लगातार बातचीत चली कि वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं अपने बेटे नकुल नाथ के साथ। तो इस बार जो मौजूदा सांसद की बात करें तो नकुल नाथ ही है। और वही जो चुनाव मैदान में अभी भी उतरे हुए हैं। हालांकि इस बार जो है कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो सामने उनके खड़े हैं बालू, वे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मामले में देखिए, नई नई सरकार अभी आई है, 3 महीने अभी करीब वक्त सरकार को बीता है। तो उसे पहले से ही यह कहा जा रहा था कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था वो जो एक तरह से जो वहां से जनमत जिस प्रकार से भाजपा को मिला वो उनके लिए एक संजीवनी का उन्होंने काम किया। और पूरे लोकसभा जो पूरे क्षेत्र में पूरे देश में इस बात को एक बड़ी तवज्जो मिली कि 3 राज्यों में भाजपा ने बड़ी मजबूती से, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां प्रभावशाली जो उन्हें जनादेश मिला। तो देखिए, निश्चित रूप से आपका कहना दुरुस्त है राजश्री की जो स्थितियां इस चुनावों में बनती है उसका विधानसभा में, अगर जिसके जैसे हरियाणा की बात करें तो 6 महीने बाद ही यहाँ चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। ऐसे कई इलाके हैं वहां चुनाव होने जा रहा है, तो वहां पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज जनादेश जिस पार्टी को मिलेगा उसका आगे बिल्कुल उनके मतदाताओं पर प्रभाव बना रहता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि वहां से जो जीते और वो अगले में जीत गए। अगर देखिए राजस्थान की बात करें तो 8 सीटें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। उनमें गंगानगर भी है, दौसा भी है, झुंझुनू भी है, चूरू भी है, बीकानेर है, इन सीटों पर नागौर भी है। तो ऐसी सीटों पर चुनाव होने जा रहा है पहले फेज में। पिछली बार भाजपा के पास 8 सीटें थी, लेकिन इस बार जो है वो कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, मुकाबला मजबूत माना जा रहा है। हालांकि देखिए 25 सीटें कुल राजस्थान में है और 25 की 25 ही भाजपा की ने 2019 में राजस्थान के मतदाताओं ने उनकी झोली में डाली थी। लेकिन उससे ठीक पहले विधानसभा का जब चुनाव हुआ कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन यह तय नहीं होता, मतदाता का रुख जो है कई बार विधानसभा चुनावों के मामले में स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, स्थानीय राजनीति हावी हो जाती है, उसमें केंद्रीय जो राजनीति है, केंद्रीय जो पार्टियों के मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। तो अब की बार जो चुनाव मैदान में देखिए भाजपा के संकल्प पत्र की बात करें, वो चाहे एक देश एक चुनाव एक कानून की बात हो, वो एक बड़ा मसला है। और खासतौर पर अगर बात की जाए राष्ट्रीय जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां भी इस मुद्दे को भुनाने की INDA ब्लॉक ने कोशिश की है कि वो सही नहीं है। और खासतौर पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में की है, उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में बात करें या नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में बात करें तो वहां के जो भाजपा विरोधी लोग हैं उन्होंने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए एक देश एक कानून और एक चुनाव, इस प्रकार का यह मुद्दा जो बनाया गया है वो देखने वाली बात है, उसमें कितने मतदाता प्रभावित होते हैं। और मध्य प्रदेश की आपने बात की है, छत्तीसगढ़ की बात की है, बिहार की बात की है, तो यहां भी देखिए नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से पलटियां मारी और वो पहले जो RJD के साथ जो उनका जुड़ाव था और सरकार चला रहे थे वो एकदम से पलटी मारकर NDA में आ गए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ ऐसी सभाएं हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वहां नीतीश कुमार नदारद मिले, वहां नहीं थे। तो इसको लेकर भी मुद्दा बनाया गया विपक्ष की ओर से कि नीतीश कुमार कहां चले गए, क्या वे नाराज हैं।
तो देखने वाली बात है कि इन सीटों पर क्या प्रभाव रहता है। जी राशि। बिल्कुल, और वाकई चलिए अब 102 सीटों पर ये मतदान हो रहा है। 1600 से ज्यादा प्रत्याशी है, सबकी किस्मत का आज ये फैसला होगा। तो पहले चरण का ये मतदान और कहीं ना कहीं अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 चरणों में इस बार मतदान होना है, तो नजर इस पर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो 4 केंद्र शासित 17 राज्यों में वोटिंग जारी, ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। और चर्चा भी हम कर रहे थे कि कहां कहां पर वीआईपी सीट है, कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है और कौन राज्य में क्या कुछ स्थिति है वोटर्स को लेकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिग्गजों ने वोट डाले। मोहन भागवत पहुंचे थे वोट डालने के लिए। भजन लाल शर्मा को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राजस्थान के सीएम। सर्बानंद सोनोवाल प्रत्याशी हैं और उनकी सीट पर भी पहले चरण में मतदान हो रहा है। किरण रिजिजू भी हैं, पी चिदम्बरम, कमलनाथ पहुंचे वोट डालने के लिए। उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से प्रत्याशी हैं। पलानी स्वामी पहुंचे थे, एमके स्टालिन, रजनीकांत और तिमिलिसाई सुंदर राजन पूर्व राज्यपाल रही हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं और पहली सीट में इनकी सीट पर भी मतदान होना है। तो ये तमाम दिग्गजों ने वोट डाले हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अलग राज्यों में ये लोकतंत्र का पर्व और तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा, असम पहले चरण का मतदान और बड़ी संख्या में वोटर्स जो हैं वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले चरण में वोट प्रतिशत हमेशा बेहतर रहा है और तस्वीरें भी नजर आ रही है। मतदान का प्रयोग करने के लिए ये पहुंचे हुए हैं। हरियाणा न्यूज की तरफ से हम भी अपील करेंगे कि जितना से जितना ज्यादा हो अपने पास के ही बूथ पर मतदान करने जरूर जाए। तो महाराष्ट्र, मेघालय, असम और त्रिपुरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। राज्य भी हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तमिलनाडु की 39 सीट है जिस पर हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। राजस्थान की 12 सीट है और उत्तर प्रदेश की 8 सीट हैं जिन पर मतदान हो रहा है। और कई सीट उत्तर प्रदेश की जो 8 सीट हैं जिन पर मतदान हो रहा है वहां पर महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आज वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग हो रही है। मणिपुर में भी वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड में भी वोटिंग चल रही है और 5 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वहीं बिहार में 4 सीट है, पश्चिम बंगाल में 3 है, मणिपुर में 2 हैं, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में एक एक सीट पर मतदान डाले जा रहे हैं।